देखिए, इसके पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़े थे? हमने पढ़ा था परावैद्युत किसे कहते हैं, परावैद्युत के प्रकार। उसमें हमने ध्रुवीय परावैद्युत देखा था, अध्रुवीय परावैद्युत, और उसके बाद हमने परावैद्युत का ध्रुवण भी देखा था। अब हम देख रहे हैं विद्युत धारिता। किसकी विद्युत धारिता? चालक की। विद्युत का मतलब क्या होता है? आवेश, और धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता। जैसे कोई एक चालक है, जब हम उसको आवेश देते हैं तो उस चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की एक सीमा होती है। एक सीमा से अधिक हम उस चालक को आवेश नहीं दे सकते। तो किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम विद्युत धारिता कहते हैं। ये विद्युत धारिता का क्या हुआ? ये विद्युत धारिता का अर्थ हुआ। क्या विद्युत धारिता का अर्थ क्या हुआ? किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम उसकी विद्युत धारिता कहते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, पानी की टंकी है। पानी की टंकी में जब हम पानी डालते जाते हैं, पानी डालते हैं तो उसका तल बढ़ता है, और एक सीमा ऐसी आती है कि वो पूरा भर जाता है। और इसके बाद यदि हम और अधिक पानी देंगे तो क्या होगा? पानी उसमें स्टोर होगा क्या? नहीं, पानी ओवरफ्लो होने लगेगा। इसका मतलब है कि उस टंकी के द्वारा पानी ग्रहण करने की एक निश्चित क्या है? सीमा। ठीक ऐसा ही होता है चालक में। जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो एक निश्चित सीमा तक ही चालक उसको ग्रहण कर पाता है। उससे अधिक आवेश देने पर उस चालक को दिया गया आवेश वायुमंडल में विसर्जित होने लगता है। तो इस तरीके से ये विद्युत धारिता का अर्थ हुआ। अब हम इसकी हमको देखना है परिभाषा। विद्युत धारिता की परिभाषा। जब हम किसी चालक को आवेश देंगे, जब हम किसी चालक को आवेश देते जाएंगे, किसी चालक में आवेश की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, तो उसके विभव में क्या होगी? वृद्धि। ये ऊपर की तरफ जो एरो बना है, क्या बता रहा है? वृद्धि को। तो जब हम किसी चालक में आवेश की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो उसके विभव में वृद्धि होती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? कि चालक के विभव में वृद्धि उसको दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। चालक
अभी हम कह रहे थे कि भाई इसका विभव कितना है, ये अभी हम कह रहे थे कि ये धनावेश है, ये यहाँ पर ऋणावेश है, और इसका विभव मान लीजिए V4 डैश है, ये V3 डैश है। अब आप यहाँ पर कोई एक परावैद्युत माध्यम रख दीजिए, कोई भी मोम, अभ्रक इत्यादि कोई भी प्रैक्टिकली जो सबसे अच्छा अभ्रक है आप रख दीजिए। मान लीजिए अभ्रक का परावैद्युतांक K है, तो अब इसका जो विभव है बदल जाएगा। पहले यहाँ V3 डैश था, अब ये V4 डैश हो गया, बदल गया। और आपने कहा था कि परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में विभव K गुना कम हो जाता है, तो अब इसका विभव पहले कितना था, V3 डैश, अब K गुना कम हो जाएगा, मतलब ये हो गया। तो अब इसकी धारिता क्या हो जाएगी, C4 डैश इक्वल्स टू Q अपॉन V4 डैश। और V4 डैश का मान कितना है, Q अपॉन V4 डैश का मान ये है V3 डैश अपॉन K। तो ये हो जाएगा K ऊपर चले गया, K Q अपॉन V3 डैश। और आप देखिए Q अपॉन V3 डैश किसके बराबर है, C3 डैश के। तो ये इसको हम लिख सकते हैं K इंटू C3 डैश। C3 डैश मतलब क्या, जब हमने परावैद्युत माध्यम नहीं लिया था तब संधारित्र की धारिता, और जब परावैद्युत माध्यम लिया तो उसकी धारिता C4 डैश, K गुना बढ़ गई। तो इस तरीके से परावैद्युत माध्यम का उपयोग करके हम संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम संधारित्र को एक्सप्लेन करें तो इसको हम पहला पैराग्राफ में लिख देंगे, इसके बाद इसको हम दूसरे पैराग्राफ में लिख देंगे, उसको हम तीसरे पैराग्राफ में, 3 पैराग्राफ के अंतर्गत हम इसके आंसर को लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम उसको, परिभाषा आपने देख ली। यहां पर हम लिखेंगे कि जब हम मूल प्लेट जो है जिसको आवेश देते हैं उसके समीप अन्य चालक जब हम उसके पास में लाते हैं, तो जो पास में जो हमने चालक लाए उसके निकटवर्ती तल में ऋणावेश और दूरवर्ती तल में धनावेश प्रेरित हो जाता है। धनावेश मूल चालक के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है, ऋणावेश मूल चालक के विभव को घटाने का प्रयास करता है, लेकिन कमी जो है वो ज्यादा है किसकी तुलना में, वृद्धि के। परिणाम स्वरूप मूल चालक के विभव में कमी होती है और इसलिए उसकी धारिता बढ़ जाती है। इसके बाद यदि हम इस चालक को थोड़ा और पास लाएं, या दूसरा वाले में हम उसको पृथ्वीकृत वाला बता देते हैं कि इसको हमने क्या कर दिया, ये जो धनावेश था दूरवर्ती तल का ये बढ़ा रहा था। अब हमने क्या कहा कि यदि हम उसके दूरवर्ती तल को पृथ्वीकृत कर दें तो दूरवर्ती तल में जो धनावेश था वो पृथ्वी में चले जाएगा, तो अब केवल ऋणावेश बचा, जिसके कारण इसके विभव में और कमी होगी। और विभव में और कमी होगी तो सूत्र आपके पास है C इक्वल्स टू Q अपॉन V। विभव में और कमी होगी तो धारिता में और वृद्धि होगी। स्टेप 3 में बता दीजिए कि यदि हम इसको और पास लाते हैं तो विभव में कमी और बढ़ जाएगी और इसलिए धारिता और बढ़ जाएगी। और चौथे पैराग्राफ में हम लिख देंगे कि यदि दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो विभव K गुना कम हो जाएगा और इसलिए इसकी धारिता K गुना बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ये संधारित्र का सिद्धांत है। आप देखिए मूल चालक जो शुरू में हमको दिया गया था हमने वही लिया हुआ है, उसके आकार या आकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन हमने विभिन्न युक्तियों के द्वारा, उपायों के द्वारा हमने क्या किया, धारिता को बढ़ा दिया। और आप देखिए हमने कुछ नहीं किया है, हमने वो सारे प्रयास किए हैं जिससे विभव कम हो जाए, और विभव कम होने से धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। तो विभव को कम करके धारिता बढ़ाने की युक्ति ही संधारित्र है। ठीक है, अब इसके बाद जो है संधारित्र के हम प्रकार देखते हैं। संधारित्र सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। संधारित्र के प्रकार: समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर। तीसरा है बेलनाकार संधारित्र, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, बेलनाकार संधारित्र। ये उसके प्रकार हैं। ये दोनों ऊपर वाले दोनों जो है हमारे सिलेबस में है और ये हमारे सिलेबस में नहीं है। समांतर प्लेट संधारित्र में भी 2 आर्टिकल होंगे, एक अभी हम देखेंगे एक एक करके, इसके 2 आर्टिकल हैं और गोली संधारित्र का 1 आर्टिकल। इस तरीके से ये 3 आर्टिकल हैं और तीनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें से कोई ना कोई एक अक्सर परीक्षा में आते रहता है। तो हम अब देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
देखिए समांतर प्लेट संधारित्र, सबसे पहले हम उसकी रचना देख लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, इसमें धातु की दो प्लेट होती है, धातु की दो प्लेटें होती है जो आयताकार, कैसी होगी, आयताकार। ये मान लीजिए हम कुछ ले लेते हैं ऐसा, ये इस तरीके से दो आयताकार प्लेट है या दो वृत्तीय प्लेट हो सकती है जो एक दूसरे के समांतर होती है। ये प्लेट ए हो गई, ये प्लेट बी हो गई। प्लेट ए पृथक्कृत होती है, प्लेट ए पृथक्कृत आइसोलेटेड होती है। इसका मतलब है कि प्लेट ए का संबंध अन्य किसी चालक से या पृथ्वी से नहीं होता, लेकिन प्लेट बी जो है वो पृथक्कृत नहीं है, वो पृथ्वीकृत है, उसका संबंध पृथ्वी से। और यहां पर दोनों प्लेटों के बीच में कोई उपयुक्त परावैद्युत माध्यम होता है और इसको हम एक सुटेबल पैकिंग से पैक कर देते हैं, इसको एक रैपर में पैक कर देंगे और ये दो तार निकले रहेंगे। तो ये जो युक्ति है ये पृथक्कृत है, चार प्लेट ए जो है वो पृथक्कृत है, आइसोलेटेड है, और ये पृथ्वीकृत है, अद्य है। ये इसकी संरचना हो गई। यहां पर एक कोई परावैद्युत माध्यम है। तो धातु की दो प्लेट है, दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर है, ये दोनों प्लेटें आयताकार या वृत्तीय हो सकती है, इनके बीच में कोई परावैद्युत माध्यम है। प्लेट ए पृथक्कृत है जिसको आवेश दिया जाएगा और प्लेट बी पृथ्वीकृत है। ये इसकी क्या हो गई, संरचना हो गई। अब हम देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ये परीक्षा में आता है, धारिता का रचना परीक्षा में नहीं पूछी जाती, लेकिन धारिता का व्यंजक परीक्षा में आता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो देखिए इसमें ये धातु की दो प्लेट है, ये प्लेट का संकेत है, ठीक है। ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। प्लेट ए पृथक्कृत है और प्लेट बी पृथ्वीकृत है। बीच में कोई परावैद्युत माध्यम भी होगा, यहाँ पर मोम, अभ्रक इत्यादि परावैद्युत माध्यम है और इस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक K है। अब यहां पर क्या होगा, मान लीजिए हम इसको Q आवेश देते हैं, तो इसको दिया गया पूरा आवेश इसके दोनों तल में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये प्लस Q आवेश हो गया। प्रेरण के कारण इसके निकटवर्ती तल में माइनस Q आवेश उत्पन्न होगा और इस तरफ दूरवर्ती तल में जो धनावेश था वो पृथ्वीकृत होने के कारण पृथ्वी में चले जाएगा। ये समांतर प्लेट संधारित्र है। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि यदि दो धातु की अनंत समतल चादर है, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं पहले इसमें जोड़ लूं, इस प्लेट के इकाई क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा मान लीजिए प्लस सिग्मा है, इसको आवेश घनत्व कहते हैं। इस प्लेट के इकाई क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा मान लीजिए सिग्मा है, तो ये आवेश घनत्व हो गया। और इस प्लेट की इकाई क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा भी मान लीजिए सिग्मा है, तो ये माइनस सिग्मा है। तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि यदि ये दो आवेश की अनंत समतल चादर है, एक का आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है, दूसरे का माइनस सिग्मा, तो इन दोनों चादरों के बीच विद्युत क्षेत्र होता है E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व, और एप्सिलॉन 0 क्या है, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। और यदि यहाँ पर अगर हम परावैद्युत माध्यम ले लेंगे तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 के बाजू में क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। तो यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों प्लेटों के बीच पिछले चैप्टर में ये सूत्र था, उसका हमको यहाँ उपयोग करना है। तो यहाँ पर वो सब आप लिखेंगे कि Q आवेश दिया गया, यहाँ पर दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए धारिता का व्यंजक क्या है, C = Q अपॉन V। हमारे द्वारा दिया गया आवेश कितना था, Q, तो इस सूत्र में Q की जगह Q रखना है। C का मान निकालने के लिए हम क्या करें, V का मान निकाल दें, सूत्र में रख दें तो धारिता आ जाएगी। यही तो करना हमको, कुछ कठिन थोड़ी। हमारा प्रयास केवल क्या है, इन दोनों के बीच विभवांतर का मान ज्ञात करना। और विभवांतर का सूत्र आपको मालूम है, V = क्या होता है, E × D। E है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और D इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। E × D से V आ जाएगा और C = Q अपॉन V। इस सूत्र में V का मान रख देंगे तो C का मान आ जाएगा, व्यंजक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई E मैंने अभी आपको बताया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये तब होता है जब यहाँ पर वायु होती है, लेकिन यहाँ परावैद्युत माध्यम होने से बाजू में यहाँ K भी आ गया। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 K। अब प्लेट A व प्लेट B के मध्य विभवांतर
प्लेट ए व प्लेट बी के मध्य विभवांतर V इक्वल्स टू, ये देखिए अगर E कांस्टेंट है, नियत है, E कांस्टेंट है मतलब नियत है, तो V निकालने का एक सूत्र है V इक्वल्स टू E इंटू डी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित दूरी। यहां पर आप देखिए कि क्या E कांस्टेंट है, तो सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, तो E कांस्टेंट है, इसलिए यहां पर विभवांतर हम कैसे निकाल लेंगे, E इंटू डी से। अब आप ऊपर से E का मान रख दीजिए, E क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 K इंटू डी, ये V का मान है। लेकिन इसमें सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व है, किंतु सिग्मा इक्वल्स टू आवेश घनत्व मतलब इकाई क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा। इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, ए, दोनों प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, ए क्षेत्रफल में कितना आवेश, क्यू आवेश, तो इकाई क्षेत्रफल में कितना, क्यू अपॉन ए, तो इकाई क्षेत्रफल में जो आवेश है उसी को क्या कहते हैं, आवेश घनत्व। तो किंतु सिग्मा इक्वल्स टू क्या, क्यू अपॉन ए, तो मान रख दीजिए यहां पर, इसलिए V इक्वल्स टू सिग्मा की जगह मान रख दीजिए, ये हो गया Q अपॉन ए, और पहले से वहां क्या है, एप्सिलॉन 0 K, और यहां ऊपर अंश में क्या है, D, तो ये V का मान हो गया। अब हो गया, V का मान आ गया, तो आप धारिता के सूत्र में V का मान रख दीजिए, किंतु धारिता C इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन V। Q क्या है, उसको दिया गया आवेश, V क्या है, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर आप निकाल चुके हो, मान लीजिए इसको समीकरण 1 कह दीजिए, V का मान रख दीजिए, तो आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता मिल जाएगी। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये हो जाएगा C इक्वल्स टू, Q दिया गया आवेश तो Q था, और V का मान आपने अभी निकाला, Q D अपॉन एप्सिलॉन 0 K A, ये Q से Q कैंसिल हो गया, ऊपर चले जाएगा, इसको K को पहले लिख देते हैं, एप्सिलॉन 0 K या K A एप्सिलॉन 0, इसको मैंने सीक्वेंस को बदल दिया हूं, लिखा वही है लेकिन आगे पीछे कर दिया, K A एप्सिलॉन 0, ये ऊपर चले गया और D नीचे रहेगा, और ये धारिता का सूत्र है। और चूंकि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है ये SI पद्धति में लिया गया है, इसलिए धारिता भी SI पद्धति में, तो फिर इसका मात्रक यूनिट भी लिखनी पड़ेगी, SI सिस्टम में इसकी यूनिट क्या है, फैराड, तो ये आपको धारिता का व्यंजक मिल गया। और यदि CGS पद्धति में लेना है, CGS पद्धति में क्या होता है, CGS सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल्स टू 1 होता है, तो फिर यहां से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर एप्सिलॉन 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई। तो CGS सिस्टम में अगर आपको धारिता निकालना है तो CGS पद्धति में एप्सिलॉन 0 इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई, ये इसी से आया, तो आप मान रख दीजिए, इसलिए ये एप्सिलॉन 0 की जगह क्या रख दीजिए, 1/4 पाई, तो C इक्वल्स टू हो जाएगा ऊपर KA और नीचे आ गया 4 पाई D, और ये फैराड की जगह अब इसकी जो मात्रा है इसका क्या हो जाएगा, स्थैत फैराड। ये धारिता का क्या हो गया, व्यंजक आप लास्ट में लिख सकते हैं, समीकरण 2 समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। अब ये आर्टिकल आपका यहाँ कंप्लीट हो गया, लेकिन कई बार परीक्षा में इसके साथ एक प्रश्न और आता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निगमित कर धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। तो देखिए अब आप अलग से एक प्रश्न आ गया, इसी संबंधित है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब आप देखिए C के सूत्र में जो अंश में है उनको बढ़ाने से C बढ़ेगा, और जो हर में है उसको घटाने से C बढ़ेगा। तो आप इस सूत्र के आधार पर आप बता दीजिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C वो दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट के, क्योंकि दोनों प्लेट का क्षेत्रफल समान है, C समानुपाती A, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्रत्येक प्लेट के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरी बात D को यदि हम घटाएंगे तो C क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोनों प्लेट जितने पास में होंगे धारिता उतनी अधिक होगी। ये दूसरा हो गया, D भी हो गया। अब बचा कौन, पहले क्या हो गया, K हो चुका है, D हो गया, A हो चुका है, D हो चुका, बचा कौन, K। तो तीसरा कारक है पराविद्युत माध्यम की प्रकृति। तो यदि
हम अधिक परावैद्युत माध्यम का अधिक परावैद्युतांक का परावैद्युत माध्यम लेंगे तो K का मान अधिक होगा और C का मान भी अधिक, मतलब K ज्यादा होने से C ज्यादा होगा। इसका मतलब है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के मध्य उपस्थित परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कौन कौन से कारक किस तरीके से प्रभावित करेंगे? पहला, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्रत्येक प्लेट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और तीसरा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के मध्य जो परावैद्युत माध्यम है उसके परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और उसको प्रभावित करने वाले कारक देख लिए। इसके बाद के जो आर्टिकल हैं हम वो अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है भाई।